नमस्कार, आपका चिंतन चैट्स में स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अविनाश मोहंती। अविनाश मोहंती क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, यानी कि ये डेटा लेके क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च को ये पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आईपीई एक रिसर्च एडवाइजरी है जो कई देशों में मौजूद है और वो उनके क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के हेड हैं। ना केवल ये आईपीसीसी जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट साइंटिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी एफिलिएटेड हैं। तो वो सबसे दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट की नॉलेज लेके हमारे यहाँ इंडिया में और दुनिया में पहुंचाते हैं। तो आपका स्वागत है अविनाश जी। थैंक यू। तो हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट थी जहां आपने ये बोला कि इंडिया में 85% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह गर्मी से प्रभावित होंगे। तो ये आप बताइए मुझको कि मतलब क्यों हो रहा है ये? ये जो हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। गर्मी होना, फिर बारिश होना, फिर सर्दी आना, दीज आर ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस। बट ये साइक्लिक प्रोसेस में जलवायु परिवर्तन ने क्या किया है कि इसको फास्ट ट्रिगर किया हुआ है। इट इज लाइक कि आप अगर एक रास्ते में चल रहे हैं, वो रास्ता खराब है और आप 80 की स्पीड में बाइक चला रहे हैं, तो आपकी एक्सीडेंट पक्का होगी। सो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन वो एक्सीडेंट करवा रही है इन टर्म्स ऑफ ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उसकी। और इसकी फर्स्ट स्टेप है विथ हीट। हीट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर राइज जो बाहर हो रही है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है हमारी लाइफ्स के ऊपर, हमारी लाइवलीहुड्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। बट ऑन अ क्लाइमेट साइंस फ्रंट ऑल्सो, हीट अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ रही है उससे क्या होता है ना, हमारी फ्लड्स की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारी चक्रवाती तूफान की जो साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी ड्राउट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ड्राउट 3 तरीके के होते हैं, एग्रीकल्चरल ड्राउट होती है, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होती है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट होती है। जो चेन्नई में हुआ, जो बैंगलोर में हुआ, हम देख पा रहे थे पानी की बहुत कमी आ गई थी, देन ट्रेन भर के हमें पानी भेजना पड़ा था। वो साउथ अफ्रीका में भी हुआ था, ड्राई डे करके हम बात कर रहे थे उसके बारे में। दीज आर ऑल प्रोसेसेस जो जलवायु परिवर्तन की वजह से ट्रिगर हो रही है। बट ये जलवायु परिवर्तन कैसे ट्रिगर हो रही है, उसकी कोर जो है हम ह्यूमन बींग्स हैं। ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपकी हाथ एक 20 किलो की डंबल को कैरी कर सकती है, उसके ऊपर 50 किलो की डंबल रखेंगे, या तो हाथ टूटेगा या फिर आपका डंबल गिरेगा। उसी तरीके से हमारी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है। उस कैरिंग कैपेसिटी से जब भी थ्रेशोल्ड्स हम ब्रीच करते हैं, कुछ भी होता है, उसके बेसिस पे डिसरप्शंस आएंगे। एंड ये सारे डिसरप्शंस आर विद दोज हीट रिलेटेड थिंग्स। सो आई वुड पुट इट इन दैट वे। तो ये बताइए, ये जो हमारी लाइवलीहुड है, नौकरियां हैं, उससे इसका क्या लेना देना है? टेम्परेचर अगर बाहर बढ़ता है, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, सो ट्रॉपिकल कंट्रीज में थ्रेशोल्ड हमने हमेशा देखा है 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। हम यहाँ पे इतना ज़्यादा जैकेट्स नहीं पहनते हैं, साल भर में 2-3 महीने ही हम जैकेट्स और हमारी विंटर क्लॉथ्स को हम निकालते हैं, हर साल कंबलों को निकालते हैं, रजाई को निकालते हैं। बट अगर हमें टेम्परेचर की बात किया जाए तो ये टेम्परेचर जब बढ़ जाती है, एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स कम हो जाती है। आप अगर 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे में 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपकी नॉर्मल टेम्परेचर्स में होनी चाहिए। जब टेम्परेचर बढ़ जाती है वो 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी में आ जाती है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अगर आप से 10 किलो कोई प्रोडक्ट निकालने वाले थे उस फैक्ट्री में काम करके, वो 5 किलो में आ जाएगी। एंड सिमिलरली आपकी सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, तो आपकी इकोनॉमी में डेंट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो लॉस एस्टिमेटेड है 20 मिलियन जॉब्स, दैट्स व्हाट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च में इंडिया में, ओनली फॉर इंडिया बाय 2030 20 मिलियन जॉब्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट। ये एक बहुत स्केरी नंबर है। बस इस नंबर को अगर हम रिवर्स ट्रैक करें तो हमें क्या करना है कि उन महीनों में, और हमारी रिसर्च यही बताती है कि किस किस महीनों में ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, सिर्फ समर सीजन में नहीं है। हमारी स्टडी ये बता रही है कि समर के बाद जो मॉनसून है वहां पे भी
एक्सटेंडेड समर काइंड ऑफ टेम्परेचर आप फील करते हो। जिस दिन बारिश हो गई उस दिन और उसके अगले दिन आपको थोड़ी सी राहत होगी, बट अगेन बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी होगी, उसकी वजह से आपकी थ्रेशोल्ड लेवल्स एंड प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये बताइए, अब पढ़ा जा रहा है कि जैसलमेर जैसी जगहों में वो जो रेगिस्तान आप मान सकते हैं, वो हरे-भरे होने लगे हैं या होने वाले हैं। तो इसमें क्या कोई क्लाइमेट चेंज का रोल है कि ये ऐसे ही हो रहा है? क्या हो रहा है? सो ये सारे जो लैंडस्केप चेंजेस हैं ये साइक्लिक चेंजेस हैं, राइट। रेगिस्तान, अगर जैसलमेर की रेगिस्तान बनने से पहले कभी ना कभी वहां पे हरियाली थी। इफ यू डेट बैक, आप अगर जाएंगे, क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है कि जो प्रोसेस 100 साल या 200 साल में होने वाला था वो 50 साल में हो रही है। इसीलिए अभी देखिएगा कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राजस्थान हो जाए या फिर गुजरात हो जाए, वहां पे फ्लड्स की मात्रा काफी हो रही है इंसेसेंट इराटिक रेनफॉल की वजह से। इंसेसेंट इराटिक मतलब पूरे महीना जो मॉनसून है उस महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट एक फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना पानी होगा वहां पे मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट होने से फिर आपकी इकोसिस्टम डेवलप करनी स्टार्ट करेगी, बायोडाइवर्सिटिकल चेंजेस आपको दिखना स्टार्ट होगा एंड दैट इज व्हाई दीज चेंजेस आर देयर। हरियाली देख के खुश होने की बात है, बट एट द सेम टाइम वो चेंज बहुत फास्टर हो रहा है क्योंकि वहां की अदर लैंडस्केप जो है वो इक्विप्ड है टू अ ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट जोन। तो अगर वहां पे सडनली कुछ चेंज होना स्टार्ट होगा तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली अगर आपकी ईस्टर्न ओडिशा या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज में अगर आप देखें कि वहां पे अगर डेजर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाए तो पूरी लाइवलीहुड, पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो एनी डिसरप्शन इन एनी वे, गुड और बैड, टेक्स टाइम। तो वो उसको हमें समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज वो डिसरप्शन है जो फास्टर कर देती है। तो इसमें ज़ाहिर है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, जहाँ हम ये सोचते हैं कि किसान हमेशा ही से उगा रहे हैं खाना, हम खा रहे हैं, दुकान में आ रहा है, तो वो भी डिसरप्ट होगा क्योंकि वो काफी हद तक टोटली नेचर पे डिपेंडेंट है। काफी हद तक डिसरप्ट हो चुका है। आपकी जो फूड साइकिल है या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी साइकिल है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वो सब कुछ चेंज हो गया है अभी कंप्लीटली आपको देखा जाए तो। एंड इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो प्रोडक्टिव, जैसे कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वहां पे अब राइस प्रोड्यूस करने के लिए उतनी पानी नहीं है, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। सो यू विल हैव टू शिफ्ट, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के लिए। एज ए रिजल्ट आपकी डिमांड एंड सप्लाई फॉर सर्टेन क्रॉप्स जो है, आपकी डिमांड जो है वो आपका कम हो जाने जाएगी। जैसे कंट्रोल्ड, आप सुनते होंगे कि बहुत एवोकाडो एंड अदर काइंड ऑफ ब्रोकली, ऑल ऑफ दोज वेस्टर्न फैंसी फूड, सब्जियां, फैंसी सब्जियां अब इंडिया में बनने लगी, इसलिए बहुत सस्ता हो रही हैं बिकॉज वो कंट्रोल्ड काइंड ऑफ क्लाइमेट कंड्यूसिव करके उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। सिमिलरली हम उस तरीके के खाने की ओर जा रहे हैं जो हमारी वे ऑफ लाइफ नहीं है। हमारी एक वे ऑफ लाइफ है और हमारी फूड वे ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट। जी, वो फूड वे ऑफ लाइफ डिफाइन करती है हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी इकोसिस्टम के साथ और जो हमारी लगाव, हेल्थ। हमारी हेल्थ मोर इम्पोर्टेंटली। सो ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस को डिफाइन करती है। दैट इज व्हाट इज इंडियाज वे ऑफ लाइफ। और उसको अगर आप चेंज करेंगे बहुत ज्यादा, जो कि चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल the reasons, and climate change is one of those soft reasons which is pushing very hard. उसके वजह से क्या हो रही है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होने वाली है। बाय 2030 1.5 to 2% हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। सिमिलरली अगर 1 डिग्री राइज होती है टेम्परेचर में तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 20%। ये सारे नंबर्स जो हैं काफी स्केरी है। तो इन स्केरी नंबर्स को लेके क्या करना चाहिए कि हमें कोर्स करेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी बीपी हाई है, आप मेजर करते हो बीपी और आपको पता चलता है आपकी बीपी बहुत हाई है, उस हिसाब से आप मेडिसिन की कॉम्पोजिशंस और डोजेस बढ़ाते हो। तो सिमिलरली आपकी रेजिलिएंट एक्शंस जो है, मिटिगेशन एक्शंस जो है, उसकी डोजेस कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी फास्ट ट्रैक करनी चाहिए, वो आप कर सकते हो थ्रू दिस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी पीपल सेंट्रिक, लोगों के पास पहुंचनी चाहिए ताकि और सही इंफॉर्मेशन और सही डिसीजंस ले पाए हम लोग सब। तो ये बताइए, आपने फूड का बताया, आपने जॉब्स का बताया,
आपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट का बताया। तो अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा-थोड़ा डेटा के बारे में। तो जब से राष्ट्रपति ट्रम्प आए हैं, उन्होंने अपने देश को थोड़ा मतलब टाइट करने की कोशिश करी है और ये देखा है कि पैसे बचाएँ अमेरिका के और अमेरिका को एक नए रास्ते से बढ़ाएँ। तो उसमें एक जो उन्होंने किया है, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नोआ कहलाते हैं, वो एक ऐसी संस्था है जो बहुत डेटा कलेक्ट करती थी, लेकिन उसका जो काम था क्लाइमेट साइंस मॉडलिंग और ग्लोबल डेटा सेट्स, वो काफ़ी हद तक अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना ज़रूरी काम नहीं है। तो इंडिया भी इसी डेटा को लेके थोड़ा अपना भी मॉनसून फोरकास्टिंग को इस डेटा को लेके थोड़ा ट्रायंगुलेट करती थी कि हमारी फोरकास्टिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, इस डेटा से मैच करके। तो अब आपको क्या लगता है हमारे को क्या होगा, क्योंकि मॉनसून फोरकास्टिंग के बिना इस देश में बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत त्राहे-त्राहे मच सकती है। एब्सोल्युटली, वी आर स्टिल अ एग्रेरियन कंट्री, तो उसके लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया की अपनी जो इंडिजिनियस अर्ली वार्निंग सिस्टम है, फोरकास्टिंग सिस्टम है, काफ़ी एडवांस हो चुकी है। एंड ग्लोबल साउथ में इंडिया रीजनल लेवल में काफ़ी स्पीयरहेड करती है इस इनिशिएटिव को। क्लाइमेट मॉडल्स के साथ अनसर्टेनिटीज बहुत होते हैं, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ बायस करेक्शन, रीवैलिडेशन, वैलिडेशन, रीवैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन बहुत रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। नोआ की जो ये कट ऑफ है, उसकी वजह से दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। जो एक्सचेंज ऑफ मॉडल्स, एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड एक्सचेंज ऑफ डाउन स्केलिंग ऑफ द मॉडल्स इन साइंस, उसमें थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होगी। बट एट अ रीजनल लेवल, साउथ एशियन लेवल में, अफ्रीकन लेवल में, इंडिया एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंडिया इज इंट्रिंसिक। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट जो है इज फ्रॉम इंडिया। सो ये जो एक्सचेंज है ये अभी और फर्स्ट ट्रैक होगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन सबको पता है कि हमें चाहिए, एंड जितनी सटीक इंफॉर्मेशन होगी उतनी सटीक हमारी प्रिपेयर्डनेस होगी। इट इज एज सिंपल एज कि आप जब घर से निकलते हैं, कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आप गूगल मैप में पहले चेक करते हैं कि कितना आपको टाइम लगने वाला है। उस तरीके से आप अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन करते हैं, और क्लाइमेट चेंज उस डेस्टिनेशन का एक पार्ट है जहां पे ये डिस्ट्रप्शंस आने वाले हैं। सो अगर आपको विकसित बनना है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो उस क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से आप मिटिगेट करेंगे, उसके लिए ये एक रादर बड़ा अपॉर्चुनिटी है, रादर देन थिंकिंग कि सिर्फ एक कंट्री इज गोइंग टू डिक्टेट एवरीथिंग। तो बेसिकली हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है एक टाइप का, नया टाइप का, ना केवल विकसित भारत बनना, लेकिन एक तरीके से क्लाइमेट लीडरशिप ग्लोबल साउथ के लिए। ये हमारी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी बन गई। एब्सोल्युटली, इंडिया लार्जली एक क्लाइमेट लीडर है, ग्लोबल लीडर है। इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीन अपलॉडेड ग्लोबली। क्लाइमेट चेंज की जो टारगेट्स हैं, इंडिया ने कम एमिट किया है बट ज़्यादा मिटिगेट किया है। हमारी सारे क्लाइमेट टारगेट्स आर वे अहेड ऑफ टाइम है। सो इंडिया एक ग्लोबल लीडर है, नॉट जस्ट ग्लोबल साउथ के लिए, बट व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज कि ग्लोबल साउथ को एक हब बनाने का, क्लाइमेट सोल्यूशन का जो हब है, दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे क्लाइमेट डिप टेक, क्लाइमेट टेक्स को बहुत ज़्यादा इनोवेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा पुश मिलेगी, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक इकोसिस्टम स्टार्टअप की है। एंड उस स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर हम क्लाइमेट रिलेटेड सॉल्यूशंस के साथ जोड़ दें, तो बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी यंग कंट्री के लिए टू बिकम दैट फॉस्टर कैपिटल फॉर ग्लोबल साउथ एंड फॉर द ग्लोबल नॉर्थ एज वेल। तो ये फाइनल में आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात करी कि हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ऑलरेडी बहुत हद तक बढ़ा चुके हैं और हमारे यहाँ इनोवेशन बहुत है। तो क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन और रेजिलियंस में ये हमारे क्लाइमेट टेक का क्या रोल है और क्या हो रहा है ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में? हम क्लाइमेट साइंटिस्ट ने जानबूझ के एक बकेट बनाया हुआ है, क्लाइमेट मिटिगेशन का, क्लाइमेट एडाप्टेशन का, रेजिलियंस का। बट अगर आप देखें फंडामेंटली, एक फंडामेंटल इंग्लिश डेफिनेशन से जाएं, सो मिटिगेशन
की कोई अस्तित्व नहीं है विदाउट अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की कोई पुश नहीं है विदाउट मिटिगेशन। कैसे मैं बताता हूँ, हीट की बात हमने की, अगर आपकी गर्मी बाहर बढ़ रही है तो आपको एसीज चाहिए होंगी, आपको फैंस चाहिए होंगी, वो फैंस एनर्जी एफिशिएंट होगा, जहां पे एनर्जी एफिशिएंसी आती है वहां पे मिटिगेशन हो जाती है। मतलब आप जो कार्बन छोड़ने वाले थे उससे कम कार्बन आप छोड़ेंगे टू द एटमॉस्फेयर या एमिट करेंगे। सो देखिए कितनी इंट्रिंसिक है फंडामेंटली, राइट? इट इज एज सिंपल एज हैविंग अ फैन आपके घर में। उसमें का टेक का रोल ये है कि ये जो इनोवेशंस है, जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस है, उसको हमें होम ग्रोन बनाना है। जो डेटा और इंफॉर्मेशंस है उसको हमें होम ग्रोन बनाना है। होम ग्रोन कैसे कि अगर आपकी फूड सप्लाईज होती है, आजकल हम मोबाइल से बहुत फूड ऑर्डर करते हैं, तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर इवन शॉपिंग भी करते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशंस को कैसे हम सटीक बना पाए ताकि आपकी जो डिलीवरी सिस्टम है और एफिशिएंट बन पाए और लोगों को भी राहत मिले। लोगों को भी राहत मिले। मतलब जो बेचारा 46 डिग्रीज में आपका एक पिज्जा देने आ रहा है, कम से कम उसकी जान तो बचाओ, एग्जैक्ट। और पिज्जे वाले की भी जो बना रहा है। सेकंड इज कि अगर आपकी ई कॉमर्स की इतनी बड़ी हब बन गई, आजकल बहुत कम लोग सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदते हैं, गॉन आर दोस डेज, राइट? आप या तो मतलब पुश ऑफ द मोबाइल बटन से आप ऑर्डर्स करते हो, तो अगर वो जो फूड आ रही है आपके पास, वो जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा या फिर एक नॉर्मल पेट्रोल की स्कूटर होगी या बाइक होगी, वो साथ सब कुछ डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ एनेबलिंग डिप टेक और क्लाइमेट टेक। ये तो बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में काफी इनोवेशंस चल रहे हैं ऑन क्लाइमेटिक स्पेस, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में काफी चल रहा है, क्योंकि दोज हैव बीन आवर वे ऑफ लाइफ। हम जो रहते हैं, हमें नॉर्मली कोई एसी और फैन की जरूरत नहीं होती थी, पहले भी गर्मी होती थी, बट स्टिल वी वे एबल टू डू इट। आवर ओल्ड पार्लियामेंट नेवर हैड काइंड ऑफ एसीज, इट वाज ऑल अबाउट द बिगर फैंस एंड द एरोडायनामिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिससे एयर फ्लो होती थी, राइट? सो ये जो है दैट हैज बीन ऑलवेज आवर वे ऑफ लाइफ। सो वी विल हैव टू गो बैक टू रूट्स। हमारी बुनियादी दौर में हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, जो धरोहर है, उसको हमें अपलिफ्ट करनी होगी एंड देन लिंक करनी होगी साइंस के साथ। दैट्स वेयर द प्रॉपर मैरिज इज गोइंग टू मेक अस द क्लाइमेट सोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक मैं आपसे अंत में एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपने बोला कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। इंडिया अब अर्बन हो रही है बहुत तेजी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शहरों में या छोटे शहरों में बसेंगे। तो एक जाते जाते एक हमको बताइए कि टेक और क्लाइमेट कंस्ट्रक्शन में क्या मतलब इनोवेशन दे रही है भारत को? काफी हद तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कुछ स्टेट्स ने अपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स है, उन्होंने कूल रूफ पॉलिसी निकाला है। एक पॉलिसी है जहां पे आपको पॉलिसीज होंगे। सिमिलरली पीएम सूर्य उदय योजना, जहां पे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो ये सारे जो इनोवेशंस है, आप सोलर पैनल्स अगर लगाने हैं, वो सोलर पैनल्स आप चाइना के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। चाइना ने प्रीडोमिनेंटली वो मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, बट इंडिया की होम ग्रोन देयर आर कंपनीज जो इसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके हैं, वे चिपर। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर चिपर, राइट? वो बिहेवियर के साथ चेंज है। आपने कहा कि इंडिया इज बिकमिंग अर्बनाइज। व्हाई इंडिया इज बिकमिंग अर्बनाइज? इट्स बिकॉज द एस्पिरेशन। इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग एस्पिरेशनल, और इंडिया की जो एस्पिरेशनल है, अगर गांव में आपके लिए जो चिप्स की पैकेट है वो एक अमीरों की खाने वाली चीज है, इसीलिए मुझे खाना है, कंपेयर टू हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज में हम खाते हैं, चाहे वो एवोकाडो टोस्ट हो या ऑल ऑफ दोज। आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू द हेल्दी पार्ट ऑफ इट, बट यस, ये एस्पिरेशन हमारे पास हमेशा रहती है। एक गांव टियर 2 3 विल ऑलवेज ट्राई फॉर टियर 2, टियर 1, वो शिफ्ट होती जाती है। बट इसमें जो क्लाइमेट स्पेस और क्लाइमेट टेक की सोल्यूशंस की बात है, यहीं पे हमें दिखाती है कि हाउ वी कैन स्टार्ट क्लबिंग ऑल ऑफ दिस, मेकिंग मोर एंड मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, making more and more sustainable way of life as a business as usual, not a pushed kind of thing। वो behavioral shift ला सकती है, एंड यही क्लाइमेट टेक स्पेस ही ला सकती है।
Construction space में it is all about the chips, it is all about the cements, it's all about the bricks, all of those things and anything and everything that we use. Solution में ब्रिक्स का बताइए। देयर आर मेनी सस्टेनेबल ब्रिक्स। पहले क्या होता था, ये जो ब्रिक्स हैं वो ब्रिक्स हम मिट्टी से, टॉप सॉइल से बनाते थे। ब्रिक क्लिम्स जो होती थी वो टॉप सॉइल से होती, विच इज वेरी बैड, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वाज गेटिंग लिटरली यूज्ड कि आप घर बना रहे हो उससे, जो मिट्टी से आप खाना बना सकते हो उससे आप घर बना रहे हो। सो नाउ वो जो सीमेंट, एश ब्रिक्स, सारे जो कॉम्पोजिशंस है, दे आर वे बेटर kind of compositions which is been taken up, and ये mandates बन रहे हैं आप policies में। so यहाँ पे एक बड़ा kind of फिर green steel, the steel which is intrinsic, अगर एक घर बना रहे हैं तो स्टील के बगैर आप बना ही नहीं सकते हो। so green steel नया कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली हमारी अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लेंडेड काइंड ऑफ ऑयल्स विच आर कमिंग इन टुगेदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अभी भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो चार्ज करते हैं हमारी डिपेंडेंसी अभी भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज्यादा है। सो ये सारे चीजों में एक स्पेस है जहाँ पे लॉट ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, एंड वो इनोवेशन ऐसा इनोवेशन है जिसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज सबको पता है कि प्रॉब्लम है। अब जब प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन हम कितना फास्टर, कितना एफिशिएंट और कितना बेटर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट डिफाइंस, और दैट्स व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन विकसित भारत इन कमिंग डेज। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमसे बात करी इन द चिंतन चैट्स। और आशा है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बने, और ऑलरेडी है। आशा है कि इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर की तरह काम कर रहा है, कि जितना हमको टेंशन है आज क्लाइमेट चेंज में, इंडिया और दूसरे सब मिलके कुछ सॉल्यूशंस निकाले। थैंक यू। एब्सोल्यूट प्लेजर भारती।